बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाइट एडिशन। मैं हूं सादिया अफसाल। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुल्क में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं, नंबर्स बतदरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, अमवात भी उनमें इजाफा हमें नजर आ रहा है। लेकिन आज वजीर आजम ने दूसरी तरफ लॉकडाउन में बतदरीज नरमी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो तमाम बंद कारोबार है उनको खोला जाएगा। अब उसका ऑब्वियसली क्या स्ट्रैटेजी होती है या किस लाहे अमल के तहत उनको खोला जाता है, लॉकडाउन कैसे कम किया जाता है, उसमें नरमी आती है, वो तो पता चलेगा ही। लेकिन क्या ये तजाद नहीं है कि एक तरफ खुद हुकूमत जिसको इदराक है कि हालात मुश्किल हो रहे हैं, डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि आने वाले 2-3 महीने जो हैं वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल तरीन होंगे कोरोना के हिसाब से, लेकिन उसके बाद हम लॉकडाउन में नरमी कर रहे हैं। और इसी से रिलेटेड आज सबसे बड़ी खबर तो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो आज खुद नोटिस की समाअत हुई है उसमें काफी सख्त रिमार्क्स जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब के भी आए हैं, दीगर जो जजेस साहिबान मौजूद थे उनके भी आए हैं, और सभी ने ये कहा है कि विफाक और सूबों की तरफ से जो भी रिपोर्ट्स पेश की गई हैं उनमें कहीं पर भी कोई शफाफियत नहीं है, रिपोर्ट्स मुकम्मल नहीं है। और ये भी कहा है कि कहीं भी यकसा पॉलिसी नहीं अपनाई जा रही, जो कि शायद मीडिया में काफी लोग जो हैं वो सवाल करते दिखाई भी दे रहे थे कि क्या इतने बड़े मसले के ऊपर हमारी रियासत की, हमारी हुकूमत की एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं होनी चाहिए थी। आज चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा है कि 1 हफ्ते का टाइम देते हैं आपको, सूबे और विफाक जो है वो एक यकसा पॉलिसी बनाकर ले आएं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अबूरी हुक्म दे देंगे। सो अब क्या इस पर विफाक सोच रही है, सूबे सोच रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं तारुफ करवा दूं, सदाकत अली अब्बासी साहब ने हमें दिया है, MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। आपसे सवाल तो सबसे पहले मेरा यही होगा कि इस वक्त हम कोरोना के हवाले से जो भी पॉलिसी है, ऑब्वियसली सूबे अलग चल रहे हैं, अगेन आप लोग कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद खुद मुख्तार हैं, आजाद हैं, पॉलिसी बना सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज तो चीफ जस्टिस साहब ने भी कह दिया कि इतने बड़े मसले के ऊपर आप लोगों की एक यकसा पॉलिसी होनी चाहिए थी, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए थी, और 1 हफ्ते का अब आप लोगों को टाइम भी दे दिया है, सूबों को भी और विफाक को भी। सो आप क्या पहल करने जा रहे हैं? विफाक इस हवाले से यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाने में पहल करता हमें दिखाई देगा? बहुत शुक्रिया सादिया। जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि ये एक ऐसी वबा फैली जिसका शायद पहले कोई इसका माजी में नज़ीर नहीं मिलती हमारे रीसेंट हिस्ट्री में, और दुनिया के जितने बड़े बड़े भी इस्टेब्लिश्ड आपकी सोसाइटीज़ या इकोनॉमीज़ या आपकी इस्टेब्लिश्ड जो डेमोक्रेसीज़ हैं वो भी फेल हो गए कोई स्ट्रैटेजी बनाने में। लेकिन अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के जो सोशो इकनॉमिक एनवायरनमेंट थे उनके माहौल के ऐन मुताबिक वज़ीर आज़म ने शुरू में ये विजन दिया कि हम लॉकडाउन भी करेंगे लेकिन हम जिंदगी को बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे हालात वेस्टर्न यूरोपियन मुल्कों की तरह या अमेरिका की तरह के हमारे हालात नहीं हैं कि लोग खुले खुले घरों में रहते हों, या खासकर हमारी कच्ची बस्तियों के या जो हमारे स्लम एरियाज हैं वहाँ के लोगों को लॉकडाउन का कोई फायदा ही नहीं है जब एक एक घर में 3-3 मरले के घर में 8-8 लोग रहते हैं। तो ये एक बात थी जो शायद एक कन्वेंशनल जो सोच थी उससे मैच नहीं कर रही थी, लिहाजा लोगों में एक इख्तलाफ राय पाया गया कि नहीं जी हमें भी वेस्ट की तरह कंप्लीट लॉकडाउन करना चाहिए। फिर अगला सवाल था कि कितने अरसे के लिए करना चाहिए, क्या 1 महीना 2 महीने, क्या हम लोगों को, हमारे पास इंतजामी मशीनरी है कि लोगों को राशन पहुंचा सकें, उनकी जरूरियात पहुंचा सकें, जिस तरह वेस्ट में ये सारा पूरा स्टेट मशीनरी मौजूद है। तो इस बात पे इख्तलाफ है, फिर सियासत भी है। लेकिन इसके बावजूद वजीर आजम ने 9 इजलास किए हैं जिसमें सूबों को बिठा के उनसे इनपुट लेके एक कौमी मरबूत पॉलिसी बनाई है। अदालत का जो भी रिमार्क्स हैं उनका एहतराम भी है और उनका ये हक भी है। वो बात आपकी दुरुस्त है, वजीर आजम साहब ने ऑब्वियसली इजलास भी चेयर किए हैं काफी, लेकिन मेरा सवाल फिर वही होगा कि आज अगर एक अदालत, सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये रिमार्क्स दे रही है, चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स आ रहे हैं कि एक यकसा पॉलिसी नहीं है जो कि होनी चाहिए थी, आप लोगों ने सूबों को बिठाया, वो बैठते हैं, उनकी मुशावरत के साथ होता गया सारा मामला, जैसे जैसे मुशावरत हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी एक पॉलिसी पर हम यकजा नजर नहीं आते हैं। सो क्या उसमें विफाक पहल कर रहा है? 1 हफ्ते की डेडलाइन दी गई है। नहीं सादिया, ये बड़ी बात खासी सीरियस है। जहां तक वफाक की बाकी मुल्क की इकाइयां हैं, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो सिंध है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो
AJK है या गिलगित बल्तिस्तान है, हर जगह पे कोई PTI की गवर्नमेंट नहीं है, बाकी जगहों पे इत्तेफाक है। सिर्फ एक सिंध वाहिद सूबा है जहां से एक पॉलिसी में फर्क नजर आ रहा है, और हम समझते हैं कि शायद उनकी पॉलिसी अगर कामयाब होती, अगर उनका वो दिखलावा ना होता, उनका वो एक पब्लिसिटी स्टंट ना होता, तो आज सिंध में केसेस कम होते। पंजाब और सिंध की आबादी का तकरीबन, पंजाब की आबादी सिंध से डबल से भी ज्यादा है, लेकिन केसेस बराबर हैं। इसका मतलब यही है कि जो उन्होंने पॉलिसी की उसका कोई फायदा नहीं हुआ। सेहत जो है वो विफाक के पास होना चाहिए, बट ऑब्वियसली एक आइन की शिक है और मुत्तफिका तौर पे वो मंजूर हुई, पास हुई, आइन का हिस्सा बन गई 18वीं तरमीम, और उसमें सेहत को लेकर जो सब्जेक्ट है वो ऑब्वियसली सूबों के पास चला गया। अब सेहत और तालीम विफाक के पास होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ये अलग बहस है। हो सकता है मैं आपकी राय से मुत्तफिक हूं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा नहीं है, जो आप लोगों के लिए ऑब्वियसली मुश्किलात बढ़ जाएंगी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि लॉकडाउन में बतदरीज नरमी का फैसला वजीर आजम साहब ने किया है, कैसे करेंगे ऑब्वियसली वो हम देखेंगे कि उसके लिए क्या SOPs तैयार होते हैं। तो क्या हम ये समझें कि आप लोगों का जो पहला फैसला था 9 मई तक लॉकडाउन बरकरार रखने का, आप उससे पहले ही उसमें कमी करने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, अगली मीटिंग हो रही है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी लंबी हमारे MNAs MPs के साथ मुलाकात की है। उसमें उन्होंने सारे वो देखे हैं कि जो प्रोजेक्शंस थी, जो ट्रेजेक्टरीज बताई जा रही थी हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स के, अल्लाह का फजल है कि पाकिस्तान में हालात, चाहे वो इन्फेक्टेड केसेस हों, चाहे वो नंबर ऑफ डेथ्स हों, उससे बहुत कम है। लिहाजा हम समझ रहे हैं कि जितना ज्यादा इस मुल्क का नुकसान हो रहा है और इसकी मुल्क की जो मुआशी बुनियादें हैं वो जिस तरह हिल गई हैं, तो कल खुदा न खास्ता ये ना हो कि हमें ये सेहत का निजाम चलाने के लिए भी मुल्क की मईशत इसके लिए। सदाकत अली अब्बासी साहब, आप तो वही बात कर रहे हैं जो कल आपके एक विफाकी वजीर ने कर दी थी, असद उमर ने, और ये उन्होंने कंपैरिजन जो है वो ट्रैफिक हादसात में होने वाली अमवात से कर दिया था कि ट्रैफिक हादसात में माहाना जो है वो 4800 लोग मर जाते हैं, तो हम ट्रैफिक तो बंद नहीं करते, तो कोरोना से जो होने वाली अमवात हैं इसी शरह से रही तो महीने में 720 होंगी, जो कि कंपैरिजन ऑब्वियसली बनता नहीं है, क्योंकि आपको डॉक्टर्स खुद, जिनकी बात आप करते हैं कि हम उनके मशवरे पे चलेंगे, वो ये कह रहे हैं कि हालात बदतर होंगे, आप लोगों को कुछ करना पड़ेगा इन 2-3 महीनों के अंदर। नहीं सादिया, उन्होंने एक्सीडेंट्स के साथ साथ उन्होंने पूरी दुनिया का कंपैरिजन दिया कि पहले 100 इतने दिनों में हुए, उसमें इतनी अमवात थी, 1 लाख में इतनी अमवात हैं। उन्होंने कंपैरिजन दिया और आपको यह समझाने की कोशिश की कि खुदा न खास्ता जो इस एपिडेमिक का, इस पैंडेमिक का जो हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो उतने ज्यादा उस तरह नहीं है। अल्लाह का एक लिहाज से शुक्र है, ये नहीं एक जान भी बड़ी कीमती होती है, तो वो उसके मुकाबले में जो दुनिया का कंपैरिजन है, अगर दुनिया लॉकडाउन में नरमी की तरफ जा रही है तो हम लॉकडाउन में नरमी की बजाय हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहते हैं। हम लोगों को बंद करने की बजाय, लोगों को रोकने की बजाय बीमारी को रोकेंगे और सख्त एहतियाती तदाबीर और SOPs को फॉलो करा के इस मुल्क को चलाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज इसको कम करेंगे। सदाकत अली अब्बासी साहब, वहां पर अगर आप देखें उन SOPs पर अमल दरामद कितना हो रहा है तो आपको जवाब मिल जाएगा। आज वो सानिया निश्तर साहिबा की ऑब्वियसली उनकी सिफारिश थी, और जो एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम है उसके लिए वो जरूरी भी था कि नादरा के दफातर खोले जाते, लेकिन आज जहां जहां नादरा के दफातर खुले, आपने वो आई एम श्योर इमेजेस देखे होंगे कि वहां पर ऑफिसेस के बाहर लंबी कतारें नजर आई आपको। सो ऐसी सूरत हाल में जब आप कह रहे हैं कि आप बतदरीज कमी करेंगे, SOPs पर अमल दरामद कराएंगे, वो आज ही की मिसाल ले लें, अमल दरामद कहीं नहीं हुआ। नहीं, देखें, वो आप जो बात कर रही हैं वो बिल्कुल सही, खबर आपकी सही है, लेकिन चूंकि इतना अरसा नादरा का ऑफिस बंद रहा है और एहसास प्रोग्राम में वो लोग जिनके ID कार्ड मैच नहीं हो रहे थे, या कोई किसी का हस्बैंड डेथ हो गया, किसी की वाइफ की डेथ होगी, वो अपना बहुत सारे लोगों का एक बहुत बड़ा एक समझ लें कि पाइपलाइन में लोग थे, इस वजह से हुआ। और मेरा ख्याल है उसको आइंदा कल से और अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के साथ उसको मैनेज करेंगे। अगर हमने मसाजिद में और मजहबी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवा ली है, और आपके मेडिकल स्टोर्स में और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में और आपके जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं उसमें करवा ली है, तो हमें एक दिन आपको, मुझे, हम सबको उन एहतियाती तदाबीर पे और इंतजामिया के SOPs पे आना है। पेंडेमिक से डील करने के लिए बहुत बड़ी सोशल और एक कल्चरल चेंज लेके आनी है। हमने हाथ मिलाने से बाज रहना है, हमने हाथ बार बार धोने और फासला रखना है, और इसके साथ जिंदा रहना है, बजाय कि बंद कर देना इस मसले का हल ना था ना है, लेकिन एक खास हद तक बंद कर देना इस मसले का हल नहीं है। सदाकत अली अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।
आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब की आज जो नैब में पेशी हुई है और उससे जुड़े कुछ और मामलात हैं, कुछ उनके इंकशाफात हैं जो एक कॉलम की में लिखे भी गए, उस हवाले से हम बात करेंगे। अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। शहबाज शरीफ साहब की पेशी के हवाले से भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। अगले सेगमेंट में अताउल्लाह तारड़ साहब मौजूद होंगे, लेकिन फिल वक्त जिस मौजू पर हम पहले बात कर रहे थे और पीटीआई का मौकफ जान रहे थे कि आज जो कोरोना से मुतालिक आज खुद नोटिस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, वहां पे जो जजेस साहिबान के रिमार्क्स आए हैं और जिस अंदाज में विफाक और सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान जो है उनकी तरफ से लगाया गया है, उस पर हम सिंध से मौकफ लेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। हमारे साथ सईद गनी साहब मौजूद हैं, वजीर तालीम हैं, लेबर की वजारत का कलमदान भी आपके पास है। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज इसी समाअत के हवाले से कौमी इत्तेहाद के फुकदान की बात हुई और ये कहा गया कि ना सूबों के पास होमवर्क मुकम्मल है, ना ही विफाक के पास शफाफियत नजर नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पेपर वर्क हो रहा है, कागजात में काम है और यकसा पॉलिसी बनाई जाए। आप किसको कसूरवार ठहराते हैं यकसा पॉलिसी ना होने का कोरोना से के मुतालिक? और एक हफ्ते की जो डेडलाइन दी गई है, आपको लगता है कि एक हफ्ते में इत्तफाक कर लेंगी सूबाई हुकूमतें और विफाक? सादिया, मैं बाकी सूबों और विफाक के मुतालिक तो ज्यादा नहीं बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप सूबा सिंध की बात करेंगी जी, तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी भी है और हमारे यहाँ जितनी हमारी कैपेसिटी थी हमने उससे ज़्यादा काम भी किया है और शायद बहुत मुश्किलात के बावजूद हम किसी हद तक चीज़ों को कामयाबी से हमने शायद मैनेज करने की कोशिश भी कर ली है। अब अदालतों को ये है इख्तियार, फैसले भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद कभी कभी ऑब्जर्वेशन जो है वो ज़्यादा हार्श हो जाती हैं, जो शायद हम तो खैर अब आदमी हमारे खिलाफ आती रहती है, लेकिन बहुत सारे हमारे लोग हैं, ख़ासतौर पे इन हालात में जब जंगी हालात और कोरोना ऐसी सूरत हाल हो, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, बड़े मुश्किल हालात में काम कर रहे होते हैं। स्पेशली जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हेल्थ से रिलेटेड जितने भी ऑफिसर्स हैं, बहुत मेहनत कर रहे होते हैं बेचारे, 24-24 घंटे काम करते हैं लोग। तो हमें इनकरेज करना चाहिए उनको, हमें इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि हम एक कोई तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं और उन तमाम मुश्किलात के होते हुए अगर कोई इदारा, कोई कम्युनिटी, कोई गवर्नमेंट बेहतर काम कर रही है तो शायद थोड़ी बहुत अगर उनको शाबाशी दे दी जाएगी तो वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकेंगे, बजाय इसके कि हम उनको थोड़ा सा अगर किले देकर। सही, बट बिल्कुल सही है। सवाल फिर वही कि एक हफ्ते में आप लोग यकसा पॉलिसी बना लेंगे, क्योंकि एक हफ्ते की डेडलाइन के बाद ये भी कहा गया कि अगर आप लोग नहीं इस पर काम कर सकते तो फिर हम अबूरी हुक्म दे देंगे। क्या सिंध की तरफ से कुछ इस हवाले से आपको लगता है कि पहल होगी? सर, ये मेरी ज़ाती राय है, मेरी अर्ज है कि जो पॉलिसीज़ होती हैं हुकूमतों की, वो हुकूमतों को बनानी चाहिए, असम्बलीज को बनानी चाहिए। उसके ऊपर अगर इस किस्म की डेडलाइंस ना आए कि एक हफ्ते में आप कर लें, 2 हफ्ते में कर लें, तो ज़्यादा मुनासिब फैसला होगा। अब अगर जल्दबाजी में हम करेंगे ना, सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमने एक हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर रिपोर्ट अपनी रखनी है कि जी हमने एक पॉलिसी बना ली है, तो मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ अदालत की कार्रवाई से जान छुड़ाने के लिए तो हो सकती है, लेकिन उसके पीछे जो एक विजडम होना चाहिए, जो सोच विचार होनी चाहिए, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि शायद वो मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें ये कहना कि ये एक हफ्ते में बन जाएगी, नहीं बनेगी, मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि अगर कोई पॉलिसी बनती है और मैं उसे डिसएग्री करता हूँ, मुझे डिसएग्री करना चाहिए। मुझे सिर्फ इस बुनियाद पर उसमें हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए कि एक हफ्ते बाद हमें सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना है और जो हमारा मौक़िफ़ होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखना चाहिए। लेकिन उसूली तौर पर देखें, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत पहले दिन से ये कह रही है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 19 मार्च को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले की थी उसमें कहा था कि वज़ीर आज़म साहब लीड करें और इस मसले पर पूरे मुल्क को एक होना चाहिए। हम बार बार ये कहते रहे, अब कहाँ से कोताही हुई है, कहाँ से चीजें नहीं हो रही, वो आपके सामने मैं उस बहस में नहीं जाता हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि शायद ये फैसले आप जाती तौर पे ये समझते हैं कि कोरोना जैसे मामले पर हम ठीक है 18वीं तरमीम वो
इख्तियार है, सूबे खुद मुख्तार हैं, अपनी पॉलिसी बना सकते हैं, बट इस मामले पर वाकई एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। नहीं, ये तो मैं क्या, चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं, पूरी अपोजिशन कह रही है, हम तो सभी कह रहे हैं। इसमें तो कोई मतलब हमारे जहन में कोई आधा % कंफ्यूजन नहीं है कि एक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि इस पर संजीदगी के साथ बैठकर एक पॉलिसी बननी चाहिए और हमें बहुत सारे जो इश्यूज हैं जिस पर हमारे इख्तलाफात हैं उसे एक तरफ हो जाना चाहिए। देखें, जो मिनिमम नेशनल कॉमन एजेंडा होता है उस पर एक हो सकते हैं ना। पीटीआई की सियासत तो मुझे लाख इख्तलाफ है, लेकिन कोरोना के मसले पर तो मुझे इख्तलाफ नहीं हो सकता, ना हो तो मुझसे हो सकता है। सही है। आज एक और चीज भी हुई, वजीर आजम साहब ने जो टाइगर रिलीफ फोर्स बनाई है उनसे खिताब भी किया। फिर उस्मान डार साहब जो हैं वो बता रहे थे कि सिंध से भी काफी नौजवानों ने खुद को रजिस्टर किया, लेकिन सिंध हुकूमत जो है वो उनको काम करने नहीं दे रही। सो अगर एक फोर्स, जिस तरह बार बार यकसा पॉलिसी की बात की जा रही है या एक पॉलिसी पूरे मुल्क के लिए इम्प्लीमेंटेशन की बात की जा रही है, वहीं पर टाइगर फोर्स जो है वो कहते हैं एक सूबे की या विफाक की नहीं है, पूरे मुल्क में काम करेगी, तो उन नौजवानों को वो कहते हैं कि उनके हक से महरूम रखा गया जो चाहते थे इस फोर्स का हिस्सा बनना। क्यों? नहीं, हमने किसको रोका है इस फोर्स का हिस्सा बनने से? उन्होंने ऐलान किया और वो खुद कहते हैं 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो हैं सिंध से रजिस्टर्ड हुए। ये तो मैंने खुद उनको सुना है कहते हुए। तो ये रजिस्टर हुए, बट एट द सेम टाइम ही इज सेइंग, ही इज क्लेमिंग कि उनको काम करने से सिंध हुकूमत रोक रही है। नहीं, कौन सा काम उन्होंने किया था जिसमें जाके हमने उनको पकड़ लिया है? मेरा ख्याल है कि देखें, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है। नहीं, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम। पहली बात तो ये है कि देखें, मैं जाती तौर पे अपनी बात बता रहा हूँ, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। मेरा अपना ख्याल है, जितना मैं वज़ीर आज़म साहब को समझता हूँ, ये बैठे बैठे ऑफ द कफ उन्होंने एक बात कर दी थी कि हम फोर्स बनाएंगे। अब कह दिया था तो बनानी पड़ गई, अब बनानी पड़ गई तो उसको फिर कहीं ना कहीं खपाना भी है। लेकिन 1.5-2 महीने गुजर गए, आप मुझे बताइए कि कहाँ आपके वॉलंटियर्स नजर आए? कहीं कोई एक्टिविटी नहीं थी उनकी। दूसरी बात यह है कि जब सूबा सिंध ने फेडरल गवर्नमेंट से बहुत पहले काम शुरू किया तो हमने इतनी कोई बैंड बजा के नहीं, लेकिन पीडीएमए ने रजिस्ट्रेशन शुरू की वॉलंटियर्स की, जिसमें 3000 से ज्यादा वॉलंटियर्स उनके पास रजिस्टर्ड हो गए। और उस पर पीडीएमए ने यह कहकर मजीद रोक दिया कि अब हम पहले अगर 3000 को यूटिलाइज करेंगे तो फर्दर रजिस्ट्रेशन करेंगे, मजीद नहीं करेंगे। और उसमें कुछ जो प्रोफेशनल्स थे उनको उन्होंने इस्तेमाल भी किया। अच्छा, उसके बाद एक पाकिस्तान में बहुत बड़ी तंजीम है जो यूथ पार्लियामेंट के नाम से काम करती है, और उसमें अक्रॉस द बोर्ड तमाम मुख्तलिफ लोग हैं, किसी सियासी जमात के लोग उसके अंदर नहीं है। उनसे रब्ता करके हमने उनको इंगेज किया कि हमें जरूरत पड़ेगी तो हम यूथ पार्लियामेंट के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, हम उनको इस्तेमाल कर लेंगे जहां हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमने तो ये जिस तरह काम होना चाहिए उस तरह किया, और कोई पीपल्स पार्टी का उसको नहीं बनाया, कोई हमने अपनी फोर्स नहीं बनाई, कोई पीपल्स फोर्स नहीं बनाई, कोई ऐसा काम नहीं किया। तो हमारे पास ऑलरेडी वॉलंटियर्स मौजूद हैं, जब हमें जरूरत होगी हम उनको इस्तेमाल कर लेंगे। अब मुझे नहीं समझ आती बात कि एक काम जो हुकूमत ने करना है, इदारों ने करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है, वो सारी चीजें अपनी जगह हो रही हैं। अब अगर ये कोई टाइगर फोर्स बना के कोई और उनसे सड़कें बनवाना चाहते हैं, गड्ढे खुदवाना चाहते हैं, या कोई और ऐसा काम कर, हमें बताएं तो उसे करवाना उनसे क्या चाहते हैं। हमें यही नहीं पता कि काम क्या कहते हैं, काम नहीं करते भाई। अगर क्या उनको नहीं, उनको कोई हमसे लाइसेंस चाहिए, कोई उनको कोई हमसे नौकरी चाहिए, कोई हमसे कोई इजाजतनामा चाहिए। वो रिलीफ फोर्स उसका उन्होंने नाम रखा है, वो चाहते हैं पूरे मुल्क में काम करे, किसी एक सूबे या शहर तक महदूद ना हो। जी सादिया, राशन दे ना उनको, बांटे जाके। वो किसने रोका है उनको? राशन तो दे उनको बांटने के लिए ना पहले। अब अगर आप ये तवक्को करेंगे राशन सही नहीं देगा और बांटेगा जाके इनका टाइगर फोर्स का आदमी, वो तो नहीं होगा ना। मैं अगर करूंगा तो नहीं बांटूंगा भाई, मैं उनको क्यों दूंगा बांटने के लिए? ठीक है, वो राशन दें उनसे, वो बात ठीक है, राशन दे। उनका क्लेम ही है ना, वो तो कह रहे हैं कि हम तो राशन देंगे, सिंध के नौजवान भी आना चाहते हैं, हमारी इस फोर्स में हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि सिंध जो है अपनी फोर्स बनाना चाहती है नौजवानों की, तो वो अलग रहना चाहते हैं, वो इसमें आने नहीं दे रहे अपने सूबे के नौजवानों को। ये बहरहाल मैं कह रही हूँ कि उनका क्लेम। सादिया, हम अपनी एनर्जीज इन फजूल कामों में नहीं लगाना चाहते। हमें कोई जरूरत नहीं फोर्सेस बनाने की। मैंने आपको बताया कि जब रजिस्ट्रेशन करनी थी हमने वॉलंटियर रजिस्टर किए, हमारे पास मौजूद हैं, जरूरत होगी हम इस्तेमाल कर लेंगे। इनको राशन बांटने के लिए इस्तेमाल करना है, राशन उनको दे, जाकर वो तकसीम करें। इनको लोगों की लाइनें ठीक करवानी, जैसा आज खान साहब कह रहे थे कि वो जो सोशल डिस्टेंसिंग होता है उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। भेजें उनको बाजारों में, भाई जाकर लोगों की लाइनें लगवाएं। नादरा के सेंटर खुल गए, वहां देखें बहुत रश लगा हुआ है, वहां जाके लाइनें लगवाएं। BISP के पैसे बढ़ रहे हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, वहां जाके लगवाएं, जाके काम करें। अच्छा है, हम अपनी पुलिस से कोई और काम करवा लेंगे बजाय इसके इन कामों में लगाएं पुलिस को।
चले, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल फजूल एफर्ट है और इसका कोई फायदा नहीं है और आप लोग जो हैं वो अपनी एनर्जीज इसमें वेस्ट नहीं करना चाहते। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। सईद गनी साहब वजीर हैं तालीम के सिंध के, बहुत शुक्रिया, हमसे बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई का मौक़िफ़ जान रहे थे क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस से मुतालिक जो खुद नोटिस की समाअत हुई है उसमें तमाम ही हुकूमतों की कारकर्दगी पर बहुत बड़े सवालिया निशानात उठाए गए हैं। कुछ और मौज़ूआत हैं जो मुल्क में इस वक्त ज़ेरे बहस हैं। आज एक तो शहबाज शरीफ साहब की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और साबिक वजीर आला पंजाब हैं, उनकी पेशी हुई नैब में। जो इत्तलात सामने आई कि कुछ सवालात के वो जवाबात नहीं दे सके, उसके बाद सख्त रद्द अमल जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से भी आया। इसके अलावा नैब ऑर्डिनेंस में जो तरमीम की बात हो रही है वो मामला कहाँ जा रहा है, क्या हुकूमत अपोजिशन की जमातों के साथ मुशावरत कर रही है, शहबाज शरीफ साहब ने जो इंकशाफात किए उनकी असल कहानी क्या है, इस पर बात करेंगे हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल तारर साहब से। तारर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज जो नैब के हवाले से खबरें आई कि कहीं पर उनकी एक रुकन से नोकझोंक भी हो गई शहबाज शरीफ साहब की, और असल में जो उनसे सवालात किए गए थे जिनके वो जवाबात वो कहते हैं असासाजात केस में नहीं दे सके, वो क्या सवालात हैं और वो कौन सी ऐसी 5 मशकूक ट्रांजैक्शंस हैं जिस पर उन्हें दोबारा 2 जून को तलब कर लिया गया है? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर। सबसे पहली बात तो ये है कि नैब जो है वो एक प्री डिटर्मिन्ड, जो पहले से ही उन्होंने चीज़ों का तयन किया होता है कि उनको किस सिमत में लेके चलना है, उसके मुताबिक वो एक्ट करते हैं। और पिछली पेशी पर हमने 24 सफ़हात पे मुश्तमिल जवाब जमा कराए और हर सवाल का तफसीली जवाब जमा कराया गया। हमने जब वो जवाब सबमिट किया नैब के अंदर तो 5 मिनट के अंदर प्रेस रिलीज आ गई कि जी ये नाकाफ़ी है, गैर तसल्ली बख्श है और इस पे मजीद डिटेल रिक्वायर्ड है। आज भी 2 घंटे वहां पे शहबाज शरीफ साहब रहे, 2 घंटे तफ्तीश हुई और तफ्तीश मुकम्मल होने के फौरन बाद ही बयान आ गया कि जी नाकाफी है ऐसा। मेरा तो नैब से ये सवाल है कि आपके पास कौन सा ऐसा सुपर कंप्यूटर फिक्स्ड है वहां पे, या पाकिस्तान के कौन से ऐसे या दुनिया के कौन से ऐसे ब्रिलियंट माइंड्स हैं जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन को और तफ्तीश के दौरान होने वाली बातों को और इतने सारे सफ़हात पे मुश्तमिल जवाबात को 5 मिनट के अंदर नाकाफी करार दे देते हैं। और देखिए मामला बड़ा सिंपल है कि 22 करोड़ के गंदे नाले के केस में कुछ ना मिला, जिसको रमजान शुगर मिल केस कहा जाता है। आशियाना के केस में कुछ ना मिला, हाई कोर्ट से बेल हुई, टेंटेटिव असेसमेंट ऑफ फैक्ट्स यानी बादियों नजर में कोर्ट्स ने कहा कि जी एविडेंस नहीं है इतनी कि शहबाज साहब को बिहाइंड बार्स रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट में नैब ने अपील की उनकी बेल के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में आसिफ सईद खोसा साहब ने बतौर चीफ जस्टिस कहा कि इसमें शहबाज शरीफ साहब का रोल एक अच्छे शख्स का रोल है, उन्होंने अच्छा किरदार अदा किया है। नैब से एविडेंस मांगा गया तो वो केस उन्होंने वहां से वापस लिए। ये अब बात नोट करने की है कि वो केस वहां से वापस लिया गया क्योंकि उनके पास एविडेंस नहीं था। और उनको आपका पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मानना ये है, आपका मौकफ ये है कि इट वाज ऑल फैब्रिकेटेड एंड इट वाज ऑल प्री डिटर्मिन्ड, जिसको आप नैब न्याजी गठजोड़ भी कहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे तारर साहब, बहुत सारे लोगों के जहन में ये भी आता है कि अगर इस मामले में शहबाज शरीफ साहब के मामले में नैब न्याजी गठजोड़ है, अगर आपकी बात एक लम्हे के लिए सही मान भी ली जाए, तो नैब जो है वो नवाज शरीफ के मामले में जो है वो अदालत में नहीं गया, तो क्या वहां पे भी कोई गठजोड़ है नैब का नवाज शरीफ साहब के साथ? देखिए मैं अभी अपना आर्गुमेंट कंप्लीट करके, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ और केसेस की डिटेल्स के साथ आपको मैं मुतमईन करूंगा इस इशू पे। अब जब 2 केसेस शहबाज शरीफ साहब पे बनाए गए, मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट में सुबकी हुई, अब नया असासों का केस बनाया गया है। असासों के केस की तफ्तीश शुरू हुई जब शहबाज साहब अक्टूबर 2018 में अरेस्ट हुए। जब वो अरेस्ट हुए तो ये तफ्तीश हो रही थी उस वक्त। अब तकरीबन 2 साल हो जाएंगे इस मामले को, अभी तक नंबर 1। नंबर 2, शहबाज शरीफ साहब के तमाम असासे
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में डिक्लेयर्ड है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में डिक्लेयर्ड है। कोई करप्शन, किकबैक या कमीशन का इल्जाम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इल्जाम जो है वो कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन का भी नहीं है, कोई 1 रुपए की FTT जिसे कहते हैं वो भी मौजूद नहीं है। ये साबित करते हैं तो शहबाज साहब ने पहले ही कहा वो सियासत छोड़ देंगे। अब आ जाए मियां नवाज शरीफ साहब पे और उनकी साहबजादी मरियम साहिबा पे, जो हमारी पार्टी की नायब सदर भी हैं। नवाज शरीफ साहब को अभी जो केस बनाया गया है उसमें एक 30 साल पुराना ट्रांजैक्शन है जिसमें जमीन ट्रांसफर हुई है, जो कि वजीर आला का उस वक्त वो काम भी नहीं था जमीन ट्रांसफर करना, नंबर 1। नंबर 2, जब वो कोट लखपत में इकामे वाला और एसेट्स वाला अपना सेंटेंस सर्व कर रहे थे तो उस दौरान उनको कोट लखपत से नैब ने अरेस्ट किया चौधरी शुगर मिल के केस में। उनको बकायदा ठोकर न्याज बेग लाया गया, कोट लखपत से लाके वहां अरेस्ट रखा गया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा वालिद से मुलाकात करने गई और उनको गिरफ्तार किया गया चौधरी शुगर मिल के केस में। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की उस केस में मेरिट पे बेल हुई है और हाई कोर्ट ने बादियो नजर में टेंटेटिव असेसमेंट ऑफ फैक्ट्स पे कहा है कि इसमें कोई मैलाफाइडी अपेरेंटली नजर नहीं आती और जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे रिकॉर्डेड हैं और वो केस साबित हो जाएगा जब उसका ट्रायल होगा। उसमें भी रेफरेंस फाइल नहीं किया गया। और एक और बात, यूसुफ अब्बास शरीफ जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी भी बेल मेरिट्स पे हुई है चौधरी शुगर मिल के केस में। तो नैब न्याजी गठजोड़ जो है ना जी, वो बड़ा क्लियर है कि वो सिर्फ न्याजी साहब की अना की तस्कीन के लिए है, वरना एक बेटी को वालिद के सामने जेल से अरेस्ट करने का मकसद नहीं है। लेकिन वो तो टारगेटेड ऑपरेशन है ना। पीटीआई सही अब तो उनके पीटीआई के अपने लोगों के हवाले से शेख रशीद साहब का मौकफ आया कि अब देखिएगा ईद के बाद उनकी जानिब भी रुख होगा और नैब जो है वो टार्जन बनने जा रहा है ईद के बाद। लेकिन अगेन तारड़ साहब, ये कवानीन के हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी कहते हैं कि नैब के कवानीन भुगते हैं हमने, लेकिन आप लोगों की हुकूमत आई, मौका मिला, तब्दील नहीं किए। पीपल्स पार्टी का भी यही हाल है। अब नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से मैं जानना चाहूंगी कि उसमें जो तरमीम की बात की जा रही है, अगेन हुकूमत कहती है कि ऑपोजिशन जमातों से बात करेंगे, क्या कोई रवाबित हैं? कौन से ऐसे नुकात हैं जिस पर आप समझते हैं कि इख्तलाफ है? कौन से ऐसे नुक्ते हैं जो अच्छे हैं, होने चाहिए कवानीन में बेहतरी लाने के लिए? मैं जी आपके सवाल का 2 हिस्सों में जवाब दूंगा। पहला जो इसका हिस्सा है नैब न्याजी गठजोड़ के हवाले से, आप देखिए कि ग्राउंड फॉर अरेस्ट जब दिए जाते हैं किसी भी ऑपोजिशन के मेंबर को, उस पर लिखा जाता है कि इस शख्स को हम इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं कि अगर ये गिरफ्तार ना हुआ तो ये शवाहिद मिटा देगा, सबूत मिटा देगा। ऑन दी अदर हैंड जुल्फी बुखारी साहब की ऑफशोर कंपनीज ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद खुसरो बख्तियार साहब के असासों में 400 गुना इजाफा है। उसके बाद आटा चीनी चोरी के स्कैंडल्स हैं। उसके बाद मालम जब्बा है। उसके बाद तो 3 हफ्ते का जो टाइम मांगा है, आपको यकीन नहीं है कि वो रिपोर्ट आएगी फॉरेंसिक ऑडिट? बिल्कुल यकीन नहीं। अच्छा, बिल्कुल यकीन नहीं है। इसलिए यकीन नहीं है कि ईसीसी ने फैसला किया एक्सपोर्ट का, किसको कितनी सब्सिडी गई ये भी पता है, किस तरीके से गई, किसने कब एक्सपोर्ट किया, किसने कितना मुनाफा कमाया। तो ये रिपोर्ट तो फरवरी के पहले हफ्ते में आ गई थी। ये मार्च में फिर दोबारा रीसर्फेस होती है। फिर अप्रैल में कहते हैं कि जी फॉरेंसिक आएगा। हेड्स हैव रोल्ड, लोगों को स्केपगोट बनाया गया है, मगर असल जिम्मेदारान जो हैं प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, एब्सोल्युटली जी। देखिए ना, छोटे मोटे लोगों को फारिग कर देना। किसको तारड़ साहब बनाया गया है? किसको बनाया गया है? जहांगीर खान तरीन का अगर नाम आया तो चलें वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नहीं थे, ओहदा नहीं था, चलें वो साइड पे हो गए। खुसरो बख्तियार का नाम आया, छोटी से बड़ी वजारत दे दी गई। स्केपगोट किसको बनाया गया? स्केपगोट बेचारा जो वजीर खुराक था पंजाब का, ना 3 में ना 13 में, समीउल्लाह चौधरी, उसको और कुछ फूड के डिपार्टमेंट के लोगों को बनाया गया। अगर ऑपोजिशन और हुकूमत बैठेगी, बात करेगी, एक पेज पर आएगी तो ही कोई हल निकलेगा। तमाम लोग ये चाहते हैं कि कवानीन बेहतर हों, इसमें तरमीम लाई जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आपके पास मौका था, जो आप लोग मानते भी हैं, कन्फेस भी करते हैं कि हाँ गलती हुई, पीपल्स पार्टी भी मानती है, आज क्योंकि रिसीविंग एंड पे हैं तो आप इसको तब्दील करने की बात करें। लेकिन जाते जाते आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शहबाज शरीफ साहब ने जो इंकशाफात किए, उनका वो सुहेल वड़ायत साहब के कॉलम के अंदर उसकी वजाहत जो है या उसको अवाम को हकीकत बताने का मुतालबा जो है खुद आपके शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने किया, साबिक वजीर आजम साहब ने किया, तो क्या शहबाज शरीफ साहब बताएंगे हकायक क्या थे?
देखिए, उन्होंने कल रात 10 बजे एक प्रोग्राम में उसकी तफसीलात बताई हैं। उन्होंने कहा है कि वो बहुत इज्जत करते हैं सोहेल वड़ैच साहब की। बहुत सारी चीजें सियासत सबाक से हटके थी। उन्होंने कहा है कि चोर दरवाजे से वजीर आजम बनने का कभी सोचा भी नहीं जा सकता, और माजी की मिसालें दी हैं गुलाम इसाक खान साहब की, परवेज मुशर्रफ साहब की, कि अगर बनना होता तो उस वक्त बना जा सकता था, मगर उन्होंने अपने बड़े भाई का हमेशा साथ दिया है और वो पार्टी के अंदर डिसिप्लिन के पाबंद हैं और हमेशा डिसिप्लिन को इन्फोर्स भाई के साथ एक सीधा फैलाई दीवार की तरह खड़े हैं और हमेशा अपने बड़े भाई का दिफा भी किया है। तो उन्होंने इस पे अपना वर्जन दे दिया है। तो मैं समझता हूं कि ये टॉपिक अब क्लोज हो जाना चाहिए, इसमें इतना है नहीं। एक कॉलम के ऊपर हमने तकरीबन 3 हफ्तों से इस मामले को बहुत वो हाइप मिली है, बट उन्होंने कल अपना वर्जन बातें जो उन्होंने की हैं ऑब्वियसली वो बहुत बड़ी बातें थी, वो बिल्कुल मैंने देखी हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। एक ब्रेक लेंगे, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। वजीर आजम साहब बारहा ये बात कर चुके हैं कि लॉकडाउन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके बावजूद लॉकडाउन किया गया। आप उसको जुज़वी लॉकडाउन का नाम दें, फिर स्मार्ट लॉकडाउन का हमने नाम सुना। आज उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया कि इस लॉकडाउन में बतदरीज नरमी की जाएगी, लॉकडाउन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जाएगा। और सबसे बड़ी वजह पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हमेशा से ये बताती आई कि पाकिस्तान की जो मईशत है, जो मौशी हालात हैं, वो इस चीज के मुत्तकाजी हैं कि हम कारोबार को बंद ना होने दें और खसूसी तौर पे जो 25% आपका मजदूर तबका है उनके लिए जिंदगी जो है वो मुश्किल ना बनाएं। आप अगर हम देखें कि जो बयान सामने आया कि कितने लोग इसकी वजह से बेरोजगार हो सकते हैं, तो उनकी तादाद 1 करोड़ 80 लाख जो है वो बताई गई। इन तमाम मामलात के हवाले से और मईशत पर इसके क्या असरात पड़ेंगे हम बात करेंगे। असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिनाउंड माहिर मौशियात हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि खुद अब हुकूमत कह रही है कि कोरोना की वजह से जो कारोबार बंद हुए हैं, उनकी बंदिश की वजह से 1 करोड़ 80 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। 7 करोड़ अफराद के खते गुर्बत से नीचे जाने का खदशा है। 10 लाख छोटे कारोबार जो हैं वो बंद हो जाएंगे। और आज हम देख रहे हैं कि मजीद इसमें नरमी का फैसला भी किया जा रहा है। आपको लग रहा है ये फैसला बेहतर होगा पाकिस्तान की मईशत के लिए? और आफ्टर कोरोना जो हमारे पास हालात बनते नजर आ रहे हैं, कैसे हम सस्टेन करेंगे? पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे जो है वो गुजारा कर पाएगी? थैंक यू सादिया। ये लॉकडाउन को नरम करना नागुज़ीर हो चुका है। जैसे कि आपने अभी बताया कि 1 करोड़ 80 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मैं छोटा सा इसमें ऐड कर दूं कि पाकिस्तान की मईशत में जितनी भी एक्टिविटी होती है उसका 80% जो है वो प्राइवेट सेक्टर करता है और 20% जो है हुकूमत पाकिस्तान की एक्टिविटी है। 80% जो प्राइवेट सेक्टर करता है वो तमाम का तमाम मुतासिर हुआ है इस लॉकडाउन की वजह से। और लगभग पाकिस्तान में 7 से 8 करोड़ लोग जो हैं रोज़ाना जो है माश के लिए, रोज़गार के लिए घर से निकलते हैं। और लगभग हर आदमी जो है जो भी माश के लिए निकलता है उसके सहारे जो है 3 से 4 लोग जो हैं या 5 लोग वो कमाता है और बाकी 4 से 5 लोग खाते हैं। ये जो 7 करोड़ का नंबर आया है कि गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाएंगे, वो इस तरीके से आया है कि अगर 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाते हैं और हर आदमी जो है 3 से 4 लोग उसके जो है ऊपर डिपेंडेंट है उसके खाने पीने पे, तो ये 7 से 8 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे आ जाते हैं। ये लगभग पाकिस्तान की आबादी का 35 से 38% बनता है। ये एक बहुत जिसे कहते हैं बड़ा इशू हो जाएगा कि अगर ये लोग गुर्बत के लकीर के नीचे आ जाएंगे और ये अगर इनको मुलाजमत या इनको काम नहीं मिलेगा तो ये सारा के सारा हुकूमत की इमदाद के मुंतजर होंगे। हुकूमत की इमदाद जो थी वो जो देनी थी उन्होंने दे दी, 12,000 रुपये फी खानदान वो दे चुके हुए हैं और वो अपनी तरफ से जो है जून तक का हिसाब किताब कर चुके हुए हैं।
अगर अब हुकूमत अगली किस्त उनको जारी ना कर सकी और लॉकडाउन में नरमी ना करी तो मैं समझता हूं कि एक तो वो जो हम सुनते हैं कि कोरोना से नहीं लोग जो है भूख से मर जाएंगे, लेकिन वो मरने से पहले जो है 4 लोगों को मार के भी जाएंगे। एक तो ऑलरेडी जो हालात हैं, कारोबार बंद होने की वजह से लोग जो हैं उनकी इनकम उस तरीके से नहीं रही है, तो ऑलरेडी सेविंग्स को खर्च करने पर आ गए। और सेविंग्स खर्च करने के लिए भी जो आपने मिसालें दी हैं कि उनके पास कोई सामान नहीं है, कोई ऐसे दुकानें नहीं खुली हुई हैं जहां पे वो ये काम कर सकें। आपका मानना ये है कि ये लॉकडाउन में नरमी अब नागुज़ीर हो गई थी, 219 अरब रुपए का ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। ये फरमाइएगा कि हम देख रहे हैं कि जो वज़ीर आज़म साहब का थिंक टैंक है वो मुख्तलिफ तजावीज़ के साथ सामने भी आता है। अब उन्होंने सेल्स टैक्स में कमी की तजवीज़ दी है, ये कितना काबिल अमल आपको लग रहा है? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, वो जो एक मिसाल है ना कि अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो महंगी चीज़ भी सस्ती है, और अगर जेब में पैसे नहीं है तो सस्ती चीज़ भी महंगी है। ये सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी वगैरह ये उस वक्त की बातें हैं जब कारोबार की इजाज़त दी जाएगी, काम करने की इजाज़त दी जाएगी। ये पेपर में बैठ के और ये एक हेडलाइंस बनाना, देखें अभी तो इस वक्त अगर आप वो सेल्स टैक्स 6 महीने के लिए मौखर भी कर दें और पुराने रेट पे भी चलें तो कोई मसला नहीं है। लोग कह रहे हैं कि भाई खुदारा हमें घर से काम के लिए जाने दो, बस हमें काम करने दो, और जो है ताकि हम इज्जत से जो है अपने घर में रोटी रोजी लेकर आएं और अपने बच्चों को पाल सके। मैं तो कितने लोगों को ऐसा भी जानता हूं कि इधर सिंध हुकूमत ने 20% ऐलान कर दिया कि बच्चों की आप फीस कम दे, लेकिन वो कह रहे हैं कि फीस क्या, खाने के पैसे नहीं है। तो कितने लोगों को बच्चों को स्कूलों से उठाने की नौबत भी आ चुकी हुई है। तो ये जब तक ये जो सेल्स टैक्स अच्छी चीज है, ये रिफॉर्म है, करना जरूरी है, लेकिन उससे पहले वो दुकान तो खुल जाए जहां पे वो चीज ट्रेड होगी। वो ही नहीं खुल रही तो फिर फायदा इन सारी चीजों का वो वाला मामला है जो आप कह रहे हैं कि निटिग्रिटीज में जाना शुरू हो गए हैं। जो बड़ी पिक्चर है, लार्जर पिक्चर है, उसको तो पहले सीधा करें, उसको तो पहले देखें। ये तो छोटे मामलात हैं, बाद में भी हो सकते हैं। एक और सवाल कि हुकूमत ने एक तरफ तो हम देखते हैं कि जो अशियाए खुराक हैं उनकी बरामद पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन दूसरी तरफ चावल एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी जाती है। तो जो दूसरी अजनास पैदा करने वाले हैं, क्या ये उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि हुकूमत को जो है ना ये जो ओवरनाइट पाबंदी लगा देना, पाबंदी खोल देना, ये चीज़ ज़ेब नहीं देती। ये मुल्क में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन क्रिएट करती है। पहली बात तो ये कि दुनिया में, जैसे मैं चीन की मिसाल देता हूँ, वो हर चीज़ की जो है स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखते हैं। वो गोश्त तक की भी जो है ना हुकूमत अपने पास एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखता है कि कल को कोई बीमारी आए और जानवर मर जाए तो हुकूमत को चाहिए कि हर चीज़ का एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व की सिचुएशन बना ले, चाहे उसमें आलू प्याज भी डाल दे। और उसके बाद जब उस हुकूमत को पता हो कि इतने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हमारे पास हैं, उसके बाद ट्रेड की खुली इजाजत दी जाए। हमारे यहाँ जो है रातों रात फैसला होता है। ये तो चावल की भी अभी मैंने सुना है कि रज़ाक दाऊद साहब ने खुलवाई है, वरना चावल भी बैन कर दिया था। तो ये थोड़ा सा हमारे साथ नाइंसाफी है। जब तक आप इंसेंटिव नहीं देंगे फार्मर को एक्सपोर्ट करने का, तो वो काश क्यों करेगा। और इंसेंटिव दें कि आप ज्यादा ग्रो करें ताकि मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़े, मुल्क में चीजें सस्ती मिले। हम जो है ओवरनाइट पता नहीं हमें कौन आके ये सिखा देता है, और ये पॉलिसी जिसे कहते हैं कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से आज हम इतना पीछे रह गए। मुझे उम्मीद थी कि इस हुकूमत में पॉलिसी कंसिस्टेंसी होगी, लेकिन इनका भी बहुत बड़ा इसमें फुकदान है। ये अभी पिछले महीने आपने देखा था पेट्रोल की दरामद पे पाबंदी लगा दी थी, एकदम खोली, तो अभी ये 1 तारीख हुई तो पेट्रोल पंप्स में डीजल नहीं मिल रहा था, पेट्रोल नहीं मिल रहा था। तो दे नीड टू इंश्योर, एक अल्फाज होता है अंग्रेजी में बिजनेस कंटिन्यूएशन। बिजनेस कंटिन्यूएशन की जो है ना हमारे मुल्क में पॉलिसी मेकर्स के पास सेंसेस ही नहीं है। वो बस जो है ना बंद कमरों में फैसला कर देते हैं, बाद में जब मार पड़ती है तो फिर उसको खोल देते हैं और फिर आगे पीछे इंक्वायरियों से भागते हैं। ये हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी बाकायदा। सही। एक और सवाल मैं इसी हवाले से कि ऑब्वियसली पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं खाम तेल की, उनमें इस्तेहकाम नहीं आ रहा, गिरावट है। पाकिस्तान की हुकूमत ने भी कहा कि जो मुमकिन रिलीफ हो सकता था वो हमने दिया कीमतों में कमी करके, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट एक आम आदमी की ज़िंदगी में आना चाहिए, क्या वो उतना आ रहा है या नहीं? क्योंकि जैसे ही ये कीमतों में कमी का ऐलान हुआ, दूसरी तरफ हमने देखा कि जी फलों सब्जियों जो एक आम आदमी की रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो गया।
देखिए, पहली बात यह है ना कि विजन ही सही नहीं है। लॉकडाउन को अगर किया है तो वो बिल्कुल गैर मौसर लॉकडाउन है। खाने पीने की जो है एक आप ये देखें कि एक ज़रूरत है। हम सिंध की बात करते हैं कि सिंध में शाम 5 बजे तमाम दुकानें बंद हो जाती हैं। इस वक्त रोज़ा कराची में 7 बजे खुलता है। आप जो है 6-7 बजे लोग अपनी अफ्तारी की शॉपिंग ये करने के लिए जाते हैं, ताकि अब आपने 5 बजे बंद कर दिया तो दुकानों के पास टाइम ही नहीं होता, तो वो जो मंडी तक रिसाई है चीज़ों की वो नहीं हो पा रही। दूसरी तरफ आपने पेट्रोल की बात की। मेरी 1.5 महीने से गाड़ी में पेट्रोल भरा हुआ है और वो पेट्रोल वो ही नहीं खत्म हुआ, तो ये मेरे लिए पेट्रोल की कीमत आधी हो जाना कोई फायदा नहीं है। आम आदमी बसों में सफर करता है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही बंद है तो उसको भी कहां से इसका फायदा होगा। तो ये सारी चीजें मैंने एज आई सेड के पेपर में है इस वक्त। ये सब कुछ जब खुलेगा तो उसके बाद सामने आएगा कि ये कितनी मौसर है और कितनी गैर मौसर है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। असलम साहब हमसे बात कर रहे थे। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।